हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग अगेन। आज एक हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वितान भाग का, जो कि है आलो अंधारी, जो लिखा था बेबी हालदार ने। 2 चैप्टर हम लोगों ने कर लिए इसके, और ये हमारा तीसरा चैप्टर है। ओके। और राजस्थान की रजत बूंदे इससे पहले हो गया था, और अभी हमारा चल रहा है आलो अंधारी बेबी हालदार। तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। जहाँ जहाँ लग रहा है आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत है, आप इसको नोटबुक लेके बैठिए और मेन पॉइंट्स नोट्स के थ्रू नोट डाउन करते रहिए। यही एग्ज़ाम में हमेशा चैप्टर के बीच में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जैसे जैसे बीच में क्वेश्चन आते जाते हैं आप नोट डाउन करते जाना। बाकी हम इसके एमसीक्यू लास्ट में सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आलो अंधारी किसने लिखा है? बेबी हालदार ने लिखा है। मैं अब अपने किराए के घर में थी। तो बेबी हालदार यहाँ पे बोलती है कि मैं अब अपने किराए के घर में थी। सब समय सोचती रहती थी कि काम न मिला तो बच्चों को क्या खिलाऊंगी, कैसे उन्हें पालूंगी पोसूंगी। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि यहाँ पे हालदार एक मतलब लड़की रहती है। वैसे छोटी सी उम्र में उसकी शादी कर दी जाती है, एंड फिर उसके बच्चे हो जाते हैं। फिर वो मतलब उसका पति उसको काम वाम नहीं करता है या कुछ ऐसा होता है, तो फिर उसको पालना पड़ता है अपने ही बच्चों को। और हर दिन उसको ये चिंता सताती रहती है कि मैं कैसे क्या करूँगी। तब जाके वह किसी एक के घर में काम करती है, और वहाँ पे उसको पढ़ाया भी जाता है, और वहाँ फिर वो ये चैप्टर लिखती है। ठीक है। मैं स्वयं एक घर से दूसरे घर काम खोजने जाती और दूसरों से भी काम जुटाने के लिए कहती। एक घर दूसरे घर जाती कि भाई मेरे को कोई काम दे दो, और कोई जो मिलता उसको भी बोलता कि मेरे लिए काम ढूंढना। मुझे ये चिंता भी थी कि महीना ख़त्म होने पर घर का किराया देना है। किराए के घर में रह रही तो घर का किराया भी देना था। पता नहीं इससे कम किराए में कोई घर मिलेगा या नहीं। काम के साथ में घर भी ढूंढ रही थी। 1.5 सप्ताह हुए जा रहे थे और काम कहीं मिल नहीं रहा था। मुझे बच्चों के साथ उस घर में अकेले रहते देख आसपास के सभी लोग पूछते कि तुम यहाँ अकेली रहती हो, तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है। स्वामी मतलब यहाँ पे है पति कहाँ रहता है। तुम कितनों दिनों से यहाँ पे हो, तुम्हारा स्वामी वहाँ क्या करता है, तुम यहाँ अकेली रह सकोगी, तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता। ऐसी बातें सुन मेरे किसी के पास खड़े होने की इच्छा नहीं होती है। आपको भी पता है सोसाइटी कैसी है। जब भी आप कहीं अकेली रहती है कोई लड़की लेडीज़, तो हज़ार सवाल करेंगे, तुम्हारा पति कहाँ है, क्यों तुम यहाँ रहती हो, क्यों उसको छोड़ के आ गई हो। बहुत सारी चीज़ें, हज़ार चीज़ें हैं। तो उसका मन नहीं करता था वहाँ खड़े होने का। किसी से बात करने की इच्छा भी नहीं होती थी। बच्चों को साथ ले मैं उसी समय काम खोजने निकल जाती। कुछ घंटों बाद जब मैं घर लौटती तब फिर पड़ोस की औरतें आकर पूछती कि क्यों, कोई काम मिला तुम्हें। फिर मेरे चेहरे का भाव देखकर कोई मुंह से चुक चुक आवाज़ निकाल कर कहती मिल जाएगा, इधर उधर ढूंढने ढांडने से मिल ही जाएगा। मैं उनकी बातें अनसुनी कर अपने बच्चों की बातें करने लगती। अब यहाँ पे जो अंधेरे का उजाला है, आलो अंधारी जो चैप्टर है, इसका मतलब ही है, आलो अंधारी का मतलब ही है अंधेरे का उजाला। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आलो अंधारी, अंधारी का मतलब है अंधेरे का उजाला। तो ये आ सकता है कि आलो अंधारी का चैप्टर में मतलब क्या है, अंधेरे का उजाला। मेरे मैम साहब की कोठी के सामने की एक कोठी में सुनील, ठीक है, सुनील आता है अब यहाँ पे। सुनील नाम का 30-32 साल का एक युवक मोटर चलाता था। वह मुझे पहचानता था, इसलिए मैंने उससे भी अपने काम के बारे में कह रखा था। एक दिन रास्ते में मुझे देखकर उसने पूछा, तुम क्या अब उस कोठी में काम नहीं करती। मैंने कहा, मुझे उस कोठी को छोड़े 1.5 सप्ताह हो गए हैं, अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला है। वह बोला, ठीक है, मुझे काम के बारे में कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा। यहाँ पे कौन बताता है? सुनील बताता है। पहले वो कहीं काम करती थी, तो अब वो बोल, उसको वहाँ से 1.5 सप्ताह हो गया था, और अब बोल रही है कि मेरे को काम नहीं मिला है, तो सुनील को बता रही। तो बोला कि मैं बता दूंगा तुम्हें। 2-1 दिन बाद दोपहर को बच्चों को खिला पिलाकर मैं उनके साथ सो रही थी कि सुनील आया और बोला, क्यों काम मिला। अब यहाँ पे पहले काम किसने दिलाया, यहाँ पे हो जाएगा कि सुनील ने। ठीक है। मैंने कहा, नहीं अभी तक कुछ नहीं मिला। मैं बोला, तो चलो मेरे साथ। मैंने पूछा कहाँ, तो बोला, काम करना है तो तुम्हें मैं लिए चलता हूँ, बाकी बातें तुम स्वयं कर लेना। उसकी बातें सुन मैं फ़ौरन उसके साथ निकल पड़ी। वहाँ पहुँचकर सुनील ने गेट के बाहर लगी बेल बजाई तो उस घर के साहब बाहर आए। ठीक है। सुनील ने उनसे कहा, सर आपने कहा था ना, मैं इसे ले आया हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम बंगाली हो। मैं बोली, हाँ। इसके बाद काम के बारे में बातें हुई। उन्होंने कहा कि देखो, यहाँ जो औरत काम करती है उसे मैं 800
रुपये देता हूँ। यानी कि जो पहले औरत काम करती थी उसको कितने रुपए देते हो? 800 रुपये। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो गई कि पहले सुनील उसको काम के लिए लेके आता है और दूसरा उसको 800 रुपये में मतलब बताया है कि पहले मैं जो औरत काम करती थी उसको 800 रुपये देता हूँ। तुम्हारे पैसों के बारे में तुम्हारा काम देख कर ही बताऊँगा। मैं बोली ठीक है, यहाँ कितने बजे आने से ठीक होगा? उन्होंने कहा तुम जितनी जल्दी आ सको, क्योंकि तुम बहुत सवेरे उठता हूँ, मैं बहुत सवेरे उठता हूँ। मैं बोली मुझे तो जाकर बच्चों के लिए खाना वाना बनाना होगा, मैं 6-7 बजे तक आऊँगी। इतना कहकर मैं चलने लगी तो मुझे लगा वह पैसों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। सुनील जाने को हुआ तो उससे मैंने थोड़ा रुक जाने को कहा। मैं बोला तुम बात करके आ जाना, मैं चलता हूँ। मैंने कहा बस थोड़ा सा रुक जाओ, लेकिन साहब ने फिर पैसों की बात नहीं उठाई और सिर्फ इतना कहा कल से तुम काम पर आ जाओ। अगले दिन मैं काम पर आई तो दूर से ही 35-40 वर्ष की एक विधवा को उसी घर में काम के लिए जाते देखा। ठीक है, कि उसी घर में 35-40 साल की एक विधवा भी जाती है। साहब बाहर पेड़ों में पानी दे रहे थे। मुझे देखते ही वह भीतर गए और उस औरत से साफ साफ बातें कर उसी समय उसे काम से हटा दिया। यानी कि जो पहले काम कर रही थी, जिसको 800 रुपये में काम कर रही थी, उसको उसी समय हटा दिया। वह औरत भी बंगाली थी। बाहर आते ही उसने मुझे गालियाँ देना शुरू कर दिया। ऐसा होता है जनरली, कोई भी मेड होती है जो काम करने वाली होती है, अगर इसकी जगह पे भाई सिंपली है जो काम करेगा दूसरा, उसकी जगह पे किसी ने काम ले लिया तो गालियाँ तो मारनी जायज़ ही होती है उनके थ्रू। तो मैंने कहा देखो भी मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, यदि जानती होती कि यहाँ पहले से ही कोई काम कर रहा है तो मैं नहीं आती। मुझे कहने से कोई लाभ नहीं है। तुम साहब को मेरी तरफ से जाकर बता दो कि वह इस तरह काम करने को राज़ी नहीं है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे बकते बकते चली गई। उसने कहा कि भाई मेरे को पता होता कि तुम यहाँ काम कर रही हो तो मैं नहीं आती, मुझे नहीं पता था। साहब आकर मुझे भीतर ले गए और सब समझा बुझा दिया कि क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। बस उस दिन से मैं अपने मन से खाना वाना बनाकर टेबल पर रख कर घर जाने लगी। मेरा काम देखकर घर में सभी आश्चर्य करते। एक दिन साहब ने पूछा तुम इतना ढेर सारा काम इतने कम समय में और इतनी अच्छी तरह कैसे कर लेती हो? कहाँ सीखा तुमने ये सब? मैंने कहा घर के काम में मुझे असुविधा नहीं होती, क्योंकि बचपन से ही अभ्यास है। बचपन से ही मैं बिना माँ के रही हूँ। ठीक है, अब बचपन से ही उसकी क्या नहीं थी? माँ नहीं थी। बचपन से ही माँ नहीं थी। मेरे बाबा भी सब समय घर पर नहीं होते थे, इसी कारण मेरा पढ़ना लिखना भी नहीं हो सका। मैं इसी तरह रोज़ सवेरे आती और दोपहर तक सारा काम ख़त्म कर चली जाती। बीच बीच में साहब मेरे बारे में इधर उधर की बातें पूछ लेते। एक दिन उन्होंने मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा तो मैंने कहा मैं तो पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन वैसा सुयोग कहाँ है। फिर भी चेष्टा तो करूँगी ही बच्चों के लिए। उन्होंने एक दिन बुलाकर फिर कहा कि तुम अपने लड़के और लड़की को लेकर आना, तो यहाँ एक छोटा सा स्कूल है, मैं वहाँ बोल दूँगा। तुम रोज़ बच्चों को वहाँ छोड़ देना और घर जाते समय अपने साथ ले जाना। यानी कि उनके पास एक स्कूल है, तो उन्होंने बोला, साहब ने बोला कि भाई वहाँ पे छोड़ देना और फिर जाते टाइम पे अपने बच्चों को ले जाना। मैं अब बच्चों को साथ लेकर आने लगी, उन्हें स्कूल में छोड़ घर का आकर अपने काम में लग जाती। स्कूल से बच्चे जब मेरे पास आते तो साहब कुछ न कुछ उन्हें खाने को दे देते। अब मैं सोचने लगी कि मुझे कहीं और भी काम करना चाहिए, क्योंकि इतने पैसों में क्या बच्चों को पालूंगी पोसूंगी और क्या घर का किराया ही दूंगी। मैंने साहब से कहा कि यदि उन्हें पता चले कि किसी काम को करने वाले की ज़रूरत है तो बता देंगे। मतलब 800 रुपये दे रहे होंगे शायद वहाँ पे भी फिर उसको, क्योंकि वो पहले वाली 800 में काम करी तो 800 में डील हुई होगी, तो उसमें उसका खाना खर्चा किराया सब नहीं चल रहा था, तो वो सोच रही थी कि कहीं और भी काम कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि आसपास पता कर वह मुझे बताएंगे, लेकिन मुझे अब यहीं कहीं काम ढूंढने नहीं जाना है। फिर भी मुझे अपना यह घर तो छोड़ना ही होगा। यह सोचकर मैं अपने दादा लोगों के आसपास ही घर ढूंढने गई। कोई उनके रिश्तेदार होंगे दादा, तो वह उसके आसपास कहीं घर ढूंढने लगी। घर मिल भी गया और उसी दिन पुराना घर छोड़ मैं उसमें चली भी गई, नए घर में चली गई। इस घर का भाड़ा तो 500 रुपये ही था, लेकिन टट्टी पेशाब के लिए बाहर जाना होता था। मैंने सोचा जब इसी तरह रह रहे हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकूंगी। वहाँ भी लोग मेरे बारे में सब कुछ जानने की चेष्टा करते हैं और मुझे लेकर तरह तरह की बातें करते हैं। कोई मुझसे अच्छा व्यवहार करता तो कोई नहीं, कोई मुझे अच्छी सलाह देता तो कोई मुझे देख दबी जबान से कुछ कहने लगता। इन सब बातों से मुझे कुछ लेना देना नहीं था। मैं सवेरे उठकर बच्चों को खिला पिलाकर रेडी करती और घर में ताला लगाकर उनके साथ निकल पड़ती। मैं एक ही कोठी में काम करते कैसे अपना काम चलाऊंगी और कैसे घर का किराया दूंगी।
इस बात को लेकर लोग आपस में खूब बातें करते। मैं स्वयं भी चिंतित थी कि मुझे और दो एक कोठियों में काम नहीं मिला तो इतने पैसों में गुजारा कैसे होगा। मतलब वही बात है कि भाई कैसे एक ही घर में काम करके कैसे अपना गुजारा करेगी, वो सब चीज़ें वो सोच रही है। तो एक दो घर और ढूंढ लेती काम करने के लिए तो शायद अच्छे से मेरा खर्चा चल जाएगा। मैं रोज़ साहब से पूछती कि किसी ने उन्हें काम के बारे में कुछ बताया क्या। वह मेरा प्रश्न और कई कोई बात कर टाल देते, लेकिन उन्हें देखकर मुझे लगता जैसे वह नहीं चाहते कि मैं कहीं और भी काम करूं। शायद वह सोचते रहे हों कि मुझसे वह सब होगा नहीं होगा भी तो उससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं चल पाएगी। शायद इसलिए उन्होंने एक दिन हठात मुझसे पूछा, बेबी महीने में तुम्हारा कितना खर्चा हो जाता है। शर्म से मैं कुछ नहीं बोली और उन्होंने भी दोबारा नहीं पूछा। यानी कि बार बार वो बोल रही थी कि मेरे लिए कोई दूसरा घर ढूंढा कि नहीं ढूंढा। तो एक दिन उससे पूछ लिया कि भाई तुम्हारा कितना खर्चा हो जाता है इतना। मुझे सवेरे जल्दी मुझे सवेरे जल्दी उठकर बिना कुछ खाए पिए काम पर आना पड़ता था। खाना वाना बनाकर मैं घर जाती और वहीं सब काम वहाँ जाकर करती। साहब कहते तो कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ कर बैठते जिससे मैं जान जान जाती कि उनके मन में मेरे लिए माया है। सवेरे उनके यहाँ जाने पर कभी देखती कि वह बर्तन पोंछ रहे हैं तो कभी उन्हें झाड़ू लेकर जाले ढूंढते देखती। मतलब ऐसे ऐसे करते कि भाई मैं तो सोच रहे हैं कि वो आएगी जो मेरा काम करेगी ये करेगी, तो कभी वो बर्तन पोंछते कभी झाड़ू लेकर ढूंढते। ठीक है, अब यहाँ पे दिया दिया हुआ है ये बड़ा भाई। बड़ा भाई यहाँ पे किसको बोल दादा को क्या बोलते हैं, बड़े भाई को क्या बोलते हैं, दादा। तो एग्जाम में आ सकता है आपके कि बड़ा भाई मतलब दादा। अब बंगाली में बोलते हैं ये, ठीक है, बंगाली में बोलते हैं ये। तो एग्ज़ाम में आ सकता है कि बंगाली में क्या बोलते हैं, बड़ा भाई को दादा बोलते हैं। मैं पूछती कि उन्हें ये सब करने की क्या दरकार है, मतलब क्या ज़रूरत है। वह इधर उधर का कोई बहाना बनाकर बात को टाल देते। उनके यहाँ काम करने में मुझे बहुत सुख मिलता। वहाँ कोई भी मेरे काम को लेकर कुछ नहीं कहता। कोई यह तक नहीं देखता कि मैं कुछ कर भी रही हूँ या नहीं। मुझे सवेरे देखते ही साहब का चेहरा खिल उठता, लेकिन वह बोलते कुछ भी नहीं। वह जिस तरह से मुझे देखते उससे मुझे लगता था कि जैसे सोच रहे हों कि इस बेचारी को किस अपराध के पीछे अपना घर परिवार छोड़ बच्चों के साथ यहाँ अकेले रहने को बाध्य होना पड़ा। वह सोचती है कि इनको मेरे ऊपर दया आ रही है कि मतलब क्या मैंने कौन सा गुनाह किया है जो मेरे को ऐसे जीना पड़ रहा है। उन्हें तब तक जितना मैं जान सकी थी उससे मुझे लगता था कि कहीं मुझे दुख न पहुँचे। इस डर से वह मुझसे इस तरह की कोई बात नहीं करते थे कि मैं कुछ कहना शुरू करते कि फिर अचानक चुप हो जाते। यानी कि कोई भी ऐसी बात नहीं करते जिससे मेरे को हर्ट हो या मुझे दर्द हो। कुछ दिनों बाद एक दिन हठात उन्होंने पूछा, अच्छा बेबी ये तो बताओ कि यहाँ से जाकर तुम करती क्या हो। मैंने कहा, मैं जाते ही खाना बनाने में लग जाती हूँ और साथ ही साथ बच्चों को नहलाती धुलाती हूँ, फिर उन्हें खाना खिला सुलाकर सुला देती हूँ। तीसरे पहर उनके साथ थोड़ा घूमती घामती हूँ और शाम को संध्या पूजा कर उन्हें पढ़ने बिठा देती हूँ। रात में फिर उन्हें खिलाना पिलाना और सुलाना और सवेरे जल्दी से जल्दी यहाँ के लिए निकल पड़ना। बस यही है मेरे सारे दिन का काम। मैं बोले, अच्छा तो फिर जो तुम और काम ढूंढ रही हो तो उसके लिए तुम्हें समय कहाँ से मिलेगा भाई, जब तुम्हारा इतना ऑलरेडी पहले से इतना शेड्यूल है, इतना बिजी हो, तो जब और जो काम है वो कैसे करोगी। मैं बोली, इससे इसी में से समय निकालना होगा और नहीं तो क्या, बिना किए और कोई चारा भी तो नहीं है। इस पर उन्होंने कहा, देखो यदि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं तब तो तुम कहीं और काम नहीं करोगी ना। उनकी बात सुन मैं सोचने लगी कि वह मेरा इतना ख्याल रखते हैं, कितना मुझे चाहते हैं। उन्होंने फिर पूछा, क्यों का क्या हुआ, तुमने कुछ बताया नहीं, क्या सोच रही हो। मैं बस कुछ भी तो नहीं, ऐसे वो बोलती है कहकर चुप हो गई। उन्होंने कहा, देखो बेबी तुम समझो कि मैं तुम्हारा बाप भाई माँ बंधु सब कुछ हूँ। ऐसे बोलो कि तुम ऐसे समझो कि मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, बाप भाई माँ बंधु सब कुछ हूँ। यह कभी मत सोचना कि यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। तुम अपनी सारी बातें मुझे साफ साफ बता सकती हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। थोड़ा रुक कर उन्होंने फिर कहा, देखो मेरे बच्चे मुझे तातुस कहते हैं। मेरे बच्चे मुझे क्या कहते हैं, तातुस कहते हैं। क्या कहते हैं उसके बच्चे उसको, तातुस कहते हैं। तुम भी मुझे वहीं कहकर बुला सकती हो। उस दिन से मैं उन्हें तातुस कहने लगी। क्या कहने लगी, तातुस कहने लगी। साहब को क्या कहने लगी, जो काम करती थी वहाँ पे उनको क्या कहती थी, तातुस कहने लगी। मैं तातुस कहकर उन्हें बुलाती तो वह बहुत खुश होते और कहते, तुम मेरी लड़की जैसी ही हो, इस घर की लड़की हो, कभी ये मत सोचना कि तुम पराई हो। वहाँ कोई भी मेरे साथ पराई जैसा व्यवहार नहीं करता। तातुस के 3 लड़के थे। तातुस के कितने लड़के थे, 3 लड़के थे। याद रखने की ज़रूरत है पॉइंट्स।
तातुस के 3 लड़के थे। उस समय तक मैंने एक ही को देखा था और उनका सबसे छोटा लड़का था। वह उनका सबसे छोटा लड़का जो उनका वहाँ पे रहता था। उसके मुंह में जैसे जबान ही नहीं थी। मैं किचन में काम ही कर रही होती तब भी चाय बनाने के लिए मुझसे न कह वह स्वयं अपनी चाय बना लेता। उसकी आदत ही थी कम बोलने की। मुझसे तो क्या, वह किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता था। तातुस ने एक दिन बताया कि उनका बड़ा लड़का आ रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा बड़ा लड़का माने तुम्हारा बड़ा भाई। तातुस की इस तरह की बातें सुन मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं सोचती कि सचमुच ही वह मुझे बहुत चाहते हैं। दो एक दिन बाद मैं सवेरे काम कर रही थी कि तातुस ने बुलाकर कहा, बेबी तुमने क्या घर बदल लिया है। मैंने हाँ कहा तो वह बोले, तुमने घर बदला और मुझे बताया तक नहीं। मुझे चुप देखकर उन्होंने कहा कि यह तुमने ठीक नहीं किया बेबी। मैंने सोचा सचमुच ही मुझसे भूल हुई, एक बार बताना तो चाहिए ही था। मेरे न बताने से उन्हें दुख हुआ, यह तो मालूम पड़ गया, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि उन्हें पता कैसे चला। स्वयं उन्होंने यह कहकर बात साफ कर दी कि सुनील ने ही उन्हें बताया था, कि तुमने घर बदल लिया है। मैं अभी सोच ही रही थी मैं अभी सोच ही रही थी कि सुनील को कहाँ से पता चला होगा कि तातुस ने फिर कहा, सुनील तुमसे मिलने तुम्हारे पुराने घर गया था। वहाँ तुम्हें न देख उसने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि तुम कहीं और चली गई हो। तातुस ने आगे बताया कि सवेरे वह दूध लेने गए थे तो वहाँ सुनील मिला था। उन्हें देखकर सुनील ने पूछा, बेबी क्या अब आपके यहाँ काम नहीं करती क्या। तो तातुस के पूछने पर कि वैसा क्यों सोच रहा है, सुनील ने कहा था, बेबी अब वहाँ नहीं रहती जहाँ पहले रहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि वह शायद अब आपके पास नहीं है। तातुस मुझसे बोले, न सुनील नहीं बताता तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा सचमुच मुझसे अन्याय हुआ। मैं थोड़ी देर मेरे चेहरे की ओर देखते रहे, फिर मुझ पूछा, अभी जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम क्या कर रही थी। मैं बोली, ऊपर डस्टिंग कर रही थी। वह बोले, तो जाओ अपना काम करो। मैं डस्टिंग करके करने ऊपर चली गई। वहाँ एक कमरे में 3 अलमारियाँ किताबों से भरी थी। उन्हें देखकर हमेशा मेरे मन में यह बात उठती कि उन्हें कौन पढ़ता होगा। उनमें बंगला की भी काफ़ी किताबें थी। कभी कभी मैं दो एक किताबें खोलकर भी देखती। एक दिन मैं उसी कमरे में डस्टिंग कर रही थी कि तातुस वहाँ पहुँच गए। उन्होंने देखा कि मैं बंगला की कोई किताब उलट उलट पलट रही हूँ। उस दिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब मैं सवेरे काम पर आई और चाय बनाकर उन्हें देने गई तो उन्होंने पूछा, तुम कुछ पढ़ना लिखना जानती हो। सुनकर मैं मन मसोस कर रह गई और एक ऊपर हंसी हंसकर जाने लगी। तो उन्होंने फिर पूछा, क्या आप बिल्कुल ही नहीं जानती। मैं बोली, झूठ क्यों कहूँ कि एकदम नहीं जानती, लेकिन मैं जानना नहीं के बराबर ही है। तब उन्होंने फिर पूछा, फिर भी कहाँ तक पढ़ी हो। मैं बोली, 6वीं 7वीं तक। उतनी पढ़ाई किस काम की। मुझे लगा मेरी बात सुन तातुस कुछ सोचने लगे। उस दिन उन्होंने फिर कुछ और नहीं कहा। अगले दिन मैं आई तो मुझे देख वह हंसने लगे। वैसे भी उनके चेहरे पर सब समय हंसी ही रहती थी। देखकर लगता कि उनके मन में गुस्सा है ही नहीं। बोलते भी वह बहुत आहिस्ता आहिस्ता थे। उन्हें देख मुझे भी श्री कृष्ण याद आ जाते। मैं उनसे बातें करने लगती तो फिर वहाँ से उठने की मेरी इच्छा नहीं होती। और एक बार बातें शुरू हुई नहीं कि वह इधर उधर की न जाने कितनी बातें मुझे बताने लगते। मैं तातुस के पास खड़ी यह सब सोच ही रही थी कि हठात मैं बोले, अच्छा बेबी तुम्हें किसी लेखक का नाम याद है। तो मैंने उनकी उनकी ओर देख हंसते हुए झट से कहा, हाँ कई तो हैं, जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, शरत चंद्र, सत्येंद्र नाथ दत्त, सुकुमार राय। मतलब अब यहाँ पे कौन से लेखकों के बेबी को नाम याद थे। रविंद्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, शरत चंद्र, सत्येंद्र नाथ दत्त और सुकुमार राय। मैंने इन लोगों के नाम लिए तो पता नहीं क्यों तातुस मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आश्चर्य से ऐसे देखने लगे जैसे उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा हो। कि कुछ क्षण बाद में बोले, तुम्हें लिखने पढ़ने का शौक है। तो मैंने कहा कि शौक होने से भी क्या, लिखना पढ़ना तो अब होने से रहा। उन्होंने कहा, होगा क्यों नहीं, मुझी को देखो अभी तक भी पढ़ता हूँ। तुम्हें क्या पता नहीं मैंने इतनी किताबें क्यों रख छोड़ी हैं। मैं पढ़ सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकती। उन्होंने फिर कहा, तुम जरा मेरे साथ ऊपर चलो। मुझे ऊपर ले जाकर उन्होंने अलमारी से एक किताब निकाली और कहा, बताओ तो ये क्या लिखा है। मैंने देखकर सोचा कि पढ़ तो ठीक ही लूँगी। फिर सोचा लेकिन गलती हो गई तो क्या। मैंने फिर सोचा कह दूँगी कि मुझे पढ़ना लिखना एकदम नहीं आता।
तातुस मेरे मुंह की ओर देखे ही जा रहे थे। उन्होंने कहा, पढ़ो न, कुछ तो पढ़ो। मैंने तब बोल ही दिया, अमार मेय बेला तस्लीमा नासरीन। तातुस बोले, तुम यही सोच रही थी न कि कहीं गलती नहीं हो जाएगी। मैं हंसने लगी। मैं बोले, यह किताब तुम ले जाओ और घर पर समय मिले तो पढ़ना। क्या पढ़ा उसने? अमार मेय बेला तस्लीमा नासरीन। तो मैं किताब मैं किताब घर लेकर चली गई और रोज़ उसमें से एक दो पेज कर पढ़ने लगी। मैं किताब लेकर पढ़ने बैठती तो आसपास के लोग देखकर आपस में न जाने क्या बातें करते। मैं उन्हीं की बातें अनसुनी कर देती। किताब पढ़ने में पहले मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन धीरे धीरे वह दूर होने लगी। अब इस कहानी से हमें बहुत शिक्षा मिलती जा रही है, हमें भी, कि एक बार ये देखो हमारी शादी हो जाती है। आज आज भी ऐसे ही होता है कि एक बार शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके बाद सोचते हैं कि अब क्या पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन नहीं, हमें ज़िंदगी भर पढ़ते रहना चाहिए। किताबों से जो मिलता है ना, वो शायद ही कहीं मिलेगा। और अंत तक जो हमारे काम आने वाली हैं वो सिर्फ किताबें ही हैं। ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता जो आपको एक सही दिशा में ले जा सकता है, एक सही ज़िंदगी दे सकता है। किताब पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ दिनों बाद तातुस ने एक दिन फिर पूछा कि तुम जो किताब ले गई उसे ठीक से पढ़ तो रही हो ना? मैंने कहा हाँ। तो मैं बोले, मैं तुम्हें एक चीज़ दे रहा हूँ, तुम इसका इस्तेमाल करना, समझना कि वह मेरा ही एक काम है। मैंने पूछा कि कौन सी चीज़? तातुस ने अपने लिखने की टेबल के ड्रॉर से एक पेन और कॉपी निकाली और बोले, इस कॉपी में तुम लिखना। अब देखो, तातुस पहले उसको किताब देते हैं, फिर उसको जैसे जैसे थोड़ा सा पढ़ने का इंटरेस्ट आया तो फिर उसको पेन और एक नोटबुक देते हैं कि तुम इसमें कुछ भी लिखना। लिखने को तुम अपनी जीवन कहानी भी लिख सकती हो, कि तुम कुछ भी लिख सकती हो, तुम्हारा मन कर रहा हो वहीं लिख सकती हो। तुम अपनी डेली रूटीन का काम भी लिख सकती हो, तुम हमारी जीवनी लिख सकती हो कि तुम क्या तुम्हारे साथ हुआ। होश संभालने के बाद से अब तक की जितनी भी बातें तुम्हें याद आई, सब इस कॉपी में रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखना। पेन और कॉपी हाथ में लिए मैं सोचने लगी कि इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है कि जो लिखूंगी वह कितना गलत या सही होगा। तातुस ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? क्या सोचने लगी? मैं चौंक पड़ी। फिर बोली, सोच रही थी कि लिख सकूंगी या नहीं। मतलब फिर उसको अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं लिख पाऊंगी क्या नहीं लिख पाऊंगी। वह बोले, ज़रूर लिख सकोगी। लिख क्यों नहीं सकोगी? जैसे बने वैसे लिखना। पेन और कॉपी ले मैं घर गई और उसी दिन से दो एक पेज रोज लिखने लगी। लिखती और वह किताब भी पढ़ती। अब सोचो कि एक दो पेज वो रोज़ पढ़ भी रही है और एक दो पेज रोज़ वो लिख भी रही है। सवेरे काम पर आती तो तातुस पूछते कि कुछ लिखा या नहीं, और यदि मैं हाँ कहती तो वो बहुत खुश होते और कहती कि तुम यदि रोज़ लिखोगी तो मैं तुम्हें और भी प्यार करूँगा। किसी किसी दिन लिखते पढ़ते इतनी रात हो जाती कि तब तक आसपास के लोग एक नींद सो भी चुके होते थे। अब उसको इतना इंटरेस्ट, इतनी रुचि हो गई उसको कि उसको नींद भी मतलब गायब होने लगी। नींद टूटने पर वे देखते कि मैं जगी हुई हूँ तो सवेरे कोई ना कोई पूछ बैठता, बताओ तो तुम इतना क्या लिखती पढ़ती रहती हो? मैं कहती, कुछ भी तो नहीं। मुझे उन लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती थी और फिर वहाँ कुछ अन्य असुविधाएं भी थी जिनके कारण मैं अपना वह भाड़े का घर छोड़ना चाहती थी। सब समय मैं यही सोचा करती थी कि उससे अच्छी जगह कहाँ मिल सकती है। वहाँ पानी की असुविधा थी, वहाँ बाथरूम की असुविधा थी, 4 घरों के बीच बाथरूम एक ही था। सोचो कितनी सारी असुविधाएं थी, फिर भी मतलब वो पढ़ लिख पा रही थी, उतना कर रही थी, घर का काम करती, बच्चों को संभालती, और उसके बाद भी उसकी रुचि थी कि वो पढ़ पा रही थी। सवेरे कोई पेशाब के लिए उसमें घुसता तो दूसरा उसमें घुसने के लिए बाहर खड़ा रहता। वही वैसे होना ही है कि जब 4 घरों के ऊपर एक बाथरूम है तो भाई लाइन में लगना पड़ेगा आपको, सिंपल सी बात है। टट्टी के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन वहाँ भी चैन से कोई टट्टी नहीं कर सकता था क्योंकि सुअर पीछे से आकर तंग करना शुरू कर देते थे। लड़के लड़कियाँ बड़े बूढ़े सभी हाथ में पानी की बोतल ले टट्टी लेके बाहर जाया करते थे। अब वे वहाँ बोतल संभाले या सुअर भगाएं। ठीक है, अब ऐसा होता ही है। जो लोग बहुत पुराने होंगे, 10-15 साल 15-20 साल पुराने होंगे, उनको पता भी होगा, गांव से होंगे उनको पता भी होगा। मुझे तो ये देख सुनकर बहुत ख़राब लगता था। लड़कियों को हाथ में बोतल लिए जाते मैंने उसके पहले कभी नहीं देखा था। तातुस ने मुझसे पहले ही पूछा था, तुम जहाँ रहती हो वहाँ कोई बाथरूम वाथरूम है कि नहीं है? ऊपर एक बाथरूम है, तुम चाहो तो वहीं से नहा धोकर निपट कर आ सकती हो। उस दिन से मैं वही सब करने के बाद घर जाती। किसी किसी दिन घर पहुंचने में देर हो जाती तो मकान मालिक की स्त्री पूछने लग चली जाती कि इतनी देर क्यों हुई। कभी कभी वह यह भी जानना चाहती थी कि मैं कहाँ गई थी। उसकी बात सुन मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं सोचती थी, यह भी कोई बात हुई कि मैं सारा दिन काम पर रहूं और लौटूं तो बेमतलब की बातें सुनने को मिले। कि जो मकान मालिक, जो किराएदार है, उसकी जो वाइफ थी, वो पूछती थी कि तुम कहाँ गई थी, क्या है, इतना रात से कहाँ आई हो। बहुत सारे सवाल होते ही हैं। मैं क्या किसी की बांदी हूँ क्या? बांदी यहाँ पर मतलब नौकरानी हूँ क्या?
वह सब सुनना ही पड़ेगा। घर का भाड़ा देने में तो मैं नागा नहीं कर सकती थी, मतलब मना नहीं कर सकती थी। तो फिर मेरे कहीं जाने से इन लोगों को इतना दर्द क्यों होता है? और मैं जाती भी कब कब थी, समय ही कहाँ था मेरे पास। काम करके लौटती तो लिखने पढ़ने बैठ जाती, कभी कभी सविता से जरूर मिल मिल आती। वह मेरी एक पुरानी खोटी की सहेली थी। उसके यहाँ से, अब इसकी सहेली कौन थी? सविता। ठीक है, सविता थी। उसके यहाँ से लौटने में कभी देर हो जाती तो सभी मुझसे ऐसे देखते जैसे मैं कोई अपराध कर आ रही हूँ। बाजार हाट करने भी जाना होता तो वह बूढ़ी मकान मालिक की स्त्री कहती, कहाँ जाती है रोज़ रोज़? तेरा स्वामी है नहीं, तू तो अकेली ही है। तुझे इतना घूमना घामने की क्या दरकार है? मतलब क्या ज़रूरत है? दरकार मतलब यहाँ पे होता है ज़रूरत। मैं सोचती मेरा स्वामी मेरे साथ नहीं है तो क्या मैं कहीं घूम फिर नहीं सकती? और फिर उसका साथ में रहना तो न रहने जैसा है ना। उसके साथ रहकर भी मुझे क्या शांति मिली? उसके होते हुए भी पाड़े के लोगों की क्या क्या बातें मेरे को सुनने को मिलती हैं। पाड़ा यहाँ पे मतलब मोहल्ला, मोहल्ले के लोगों को, पाड़े मतलब मोहल्ला। जब उसी ने उन बातों को लेकर उनसे कभी कुछ नहीं कहा तो मैं आंख मुंह बंद किए चुप नहीं रह जाती। तो क्या करती मैं? जब मेरे स्वामी के सामने वहाँ के लोगों के मुंह बंद नहीं होते तो यहाँ तो बच्चों को लेकर मैं अकेली थी, यहाँ तो वैसी बातें और भी सुननी पड़ती। मैं काम पर आती जाती तो आसपास के लोग एक दूसरे को बताते कि इस लड़की का स्वामी यहाँ नहीं रहता, यह अकेली ही भाड़े के घर में बच्चों के साथ रहती है। दूसरे लोग यह सुनकर मुझसे छेड़खानी करना चाहते हैं। वे मुझसे बातें करने की चेष्टा करते और पानी पीने के बहाने मेरे घर आ जाते। मैं अपने लड़के से उन्हें पानी पिलाने को कह कोई बहाना बनाकर बाहर निकल आती। इसी तरह मैं जब बच्चों के साथ कहीं जा रही होती तो लोग ज़बरदस्ती न जाने किस तरह की बातें करते, कितनी सीटियाँ मारते, कितने ताने मारते, लेकिन मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उनसे बचकर निकल जाती। तातू उसके यहाँ जब पहुँचती और बताती कि उन्हें किसी बंधु ने फिर से मेरे पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा तो खुशी से मैं सब भूल जाती। और जो रास्ते में मेरे साथ घटता, यानी कि होता ही है, जनरल है कि लोग जब आपको ऐसे देखते हैं तो कोई सीटियाँ मारेगा, कोई ताली बजाएगा, कोई आपको छेड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन सबसे असरदार तरीका यही है कि तुम अपने, हाँ ठीक है, अपने आप को सेफ्टी में रखो, लेकिन उनकी बातों का ज़्यादा अपने अंदर गहराई तक असर ना आने दो। तातूस के कुछ बंधु कलकत्ता में, दिल्ली में थे जिन्हें वे मेरे पढ़ने लिखने के बारे में बताते रहते थे। वे लोग भी चिट्ठियां लिखकर या फ़ोन पर तातूस से मेरे संबंध में जब जब पूछते रहते थे। एक दिन मैं घर पर बैठी अपने बच्चों से बात कर रही थी कि तभी मकान मालिक का बड़ा लड़का आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। मैंने उनसे बैठने को कहा, बस मैं बैठा था तो उठने का नाम ही न ले। उसने बातों चालू की तो लगा कि वे कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। उसकी बातें ऐसी थी कि जवाब देने में मुझे शर्म आ रही थी। मैं उससे वहाँ से चले जाने को कहीं नहीं कह पा रही थी। मैं स्वयं भी बाहर निकल जा सकती थी क्योंकि वह दरवाजे पर ऐसे बैठा था कि उसकी बगल से निकला नहीं जा सकता था। भाई ऐसे बैठा होगा, रास्ते में अड़के बैठा होगा तो रास्ता भी नहीं था जाने के लिए। आ, मैं मैं समझ रही थी कि वह क्या कहना चाह रहा है। ऐसे में उसकी बातों को मैं अनसुना न करती तो क्या करती। मैंने सोचा अब मेरा भला इसी में है कि इस घर को भी जल्दी से जल्दी छोड़ दूँ। उसकी बातों से यह साफ हो गया था कि मैं यदि उसके कहने पर चलूँगी तब तो उस घर में रह सकूँगी, नहीं तो नहीं। मैंने सोचा यह क्या इतना सहज है? घर में कोई मर्द नहीं है तो क्या इसी से मुझे हर किसी की कोई बात माननी होगी? मैं कल ही कहीं और घर ढूंढ लूँगी। जहाँ मकान में रहती है तो वहाँ पे कोई आया जो बोल रहा है कि भाई मेरी मर्जी से रहना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पे, लेकिन मैं बोल रही कि मैं कोई दूसरा घर ढूंढ लूँगी। मैं अपने काम पर जाती और साथ ही साथ घर भी ढूंढती रही। एक दिन काम पर मैं घर से लौट ही रही थी तो देखा कि मेरे बच्चे रोते रोते दौड़ते चले आ रहे थे। मेरे पास आवे बोले, मम्मी मम्मी में जल्दी चलो, हमारा घर उन्होंने तोड़ दिया है। बच्चों की बात से मैं चौंक पड़ी कि ये क्या हो गया। मैंने कहा चलो चलकर देखती हूँ। वहाँ पहुँचकर देखा कि सचमुच ही घर का सामान बाहर बिखरा पड़ा था। वह सब देखकर मैं सर पकड़कर बैठ गई और सोचने लगी कि बच्चों को लेकर अब मैं कहाँ जाऊँ। इतनी जल्दी दूसरा घर कहाँ भी मिलेगा। बच्चों को अपने पास बिठाए मैं रोने लगी। उन्होंने सिर्फ मेरा ही घर नहीं तोड़ा था, आसपास जो और घर थे उन्हें भी तोड़ डाला था। लेकिन उन घरों में न कोई मर्द बड़ा लड़का स्वामी ज़रूर था, जबकि मेरे यहाँ होते हुए भी कोई नहीं था। इसलिए मेरा सामान अब तक उसी तरह बिखरा पड़ा था, जबकि दूसरे के घरों के लोग अपना सामान एक जगह सहेज कर नया घर खोजने निकल गए थे। हमें छोड़ वहाँ बस कुछ ही लोग और बचे थे, क्योंकि भाई सबके तो और कोई थे, मतलब उनके मालिक थे काम करने वाले और पति वती थे उनके, तो वो काम कर रहे थे। इसका अपना कोई नहीं था तो वो कैसे काम करती, कैसे उनका सामान समेटा जाता। वे इसलिए रुक गए थे क्योंकि मेरे बच्चों से उन्हें मोह था और घर की वैसी हालत में वे उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे। मैं रो रही थी और मुझे रोते देखकर मेरे बच्चे भी रोने
लगे। ऐसे समय में मेरी मदद को सामने आने वाला मेरा अपना कोई भी नहीं था। पास ही मेरे दो दो भाई भी रहते थे। उन्हें मालूम था कि मैं कहाँ रहती हूँ। उन्हें यह भी मालूम था कि वहाँ के सभी घर तोड़ दिए गए हैं। फिर भी वे मेरी खोज खबर लेने नहीं आए। मैंने सोचा माँ होती तो देखती मैं आज किस हाल में हूँ। पता नहीं मेरे भाग्य में अभी और कितना कष्ट और कितना दुख भोगना लिखा है। उस दिन फिर कहीं घर खोजना खाजना नहीं हुआ। रात 7-8 बजे भोला भोला भाई आया उसका। वह मुसलमान था और पास में ही रहता था। उसका घर भी तोड़ दिया। ठीक है। वह हम लोगों की तरफ का रहने वाला था और मेरे भाइयों और मेरे बाबा को भी जानता था। मेरे बच्चों से उसे बहुत लगाव था। बोला दा ने कहा कि इस तरह बच्चों के साथ रात में तुम अकेली कैसे रहोगी। इतना कहकर मैं वहीं हम लोगों के पास बैठ गया। उस हालत में क्या किसी को नींद आ सकती थी। उस खुली गंदी जगह में हम सब ने ओस में वह रात किसी तरह काटी। सवेरे भोला दा ने कहा कि तुम जहाँ काम करती हो वहाँ के साहब से बात करके देखो ना। मैंने सोचा ठीक ही तो कह रहा है। तातुस ने तो पहले भी कहा था कि रहने के लिए वह मुझे जगह भी दे सकते हैं। एक बार बात करके देख ही लूँ। मैंने उससे कहा। भोला दा तुम भी एक बार चलकर उनसे बात कर लो ना। मेरी तो कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही। भोला दा बोला फिर तो फिर चलो। मैं उसे लेकर चली आई। वह बाहर ही खड़ा रहा और मैं भीतर गई। देखा कि तातुस अखबार पढ़ रहे हैं। मुझे देखते ही मैं बोले क्या बात है बेबी, रोज तो तुम ऐसी नहीं दिखती हो। तुम्हारा मुंह ऐसा सूखा सूखा सा क्यों है। मैंने उन्हें सारी बातें बता दी। कैसे हम लोगों के बुलडोजर से घर तोड़ डाले और कैसे रात मुझे अनाथ बच्चों के साथ बाहर होश में रहना पड़ा। मैंने उनसे कहा कि मेरे साथ मेरी जान पहचान का एक आदमी आया है, आपसे बात करना चाहता है। मेरी बात सुन तातुस फौरन बाहर गए और बोला दाह से बात कर मेरे पास आए और बोले तो तुम रात को ही क्यों नहीं चली आई। बच्चों को लेकर रात भर बाहर क्यों रही। तुम्हें रात में ही चले आना था। खैर अब बताओ अब कब आ रही हो। मैंने कहा आप जब कहेंगे। तातुस बोले अभी आ सकोगी। मैं राजी हो गई और घर जाके एक रिक्शे में अपना सामान लाद बच्चों के साथ आ गई। रास्ते में सोच रही थी कि तातुस तो एक ही बार कहने पर तैयार हो गए। अब आगे पता नहीं क्या होगा। तातुस ने छत पर एक कमरा मेरे लिए खाली कर दिया। उस कमरे में अपना सारा सामान जमा मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगी। तातुस ने ऊपर आकर देखा तो हंसते हुए बोला तुम आज खाना न भी बनाती तो चल जाता, नीचे तो काफ़ी खाना रखा ही है। मैंने कहा तो क्या हुआ, रखा रहे, दादा लोग खाएंगे। तातुस बोले रात को एक बार नीचे गरम गरम रोटी खिला सकोगी। अभी तक दोनों समय रोटी बनाने वाला कोई ही नहीं था। तुम जो खाना बना जाती हो उसी को रात में भी खाना पड़ता है। अब तो तुम यहाँ आ गई हो तो दोनों समय गरम गरम खाना खिला सकोगी। इसके बाद से मैं खाना वाना और अन्य सभी काम अपनी मर्जी से करने लगी। किसी को भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। तातुस मुझे काम करते देखते तो कभी कभी कहते बेबी तुम इतना काम कैसे कर पाती हो, सारा दिन काम करती रहती हो। थोड़ा आकर मेरे पास बैठो। मैं बैठ जाती तो पूछते बच्चों ने कुछ नाश्ता वास्ता किया कि नहीं किया, तुमने कुछ खाया वाया, जाओ ऊपर जाकर बच्चों को कुछ खिलाओ और फिर आकर अपना नाश्ता कर लो। थोड़ा सा चैप्टर बड़ा होने वाला है। ये बड़ा क्या, काफ़ी बड़ा चैप्टर है लेकिन इंटरेस्टिंग है। आओ जल्दी आओ, इतनी देर हो गई और अभी तक उन्हें कुछ नहीं दिया। मैं फिर कहते यहाँ से थोड़ा दूध ले जाकर उन्हें दे दो। यहाँ आने के बाद से मेरे बच्चों को रोज़ आधा लीटर दूध मिलने लगा था। तातो उसने एक दिन कहा देखो बेबी, इस घर में पहले भी कई औरतें काम कर चुकी हैं लेकिन तुम जैसी कोई लड़की अभी तक मुझे नहीं मिली। मैं फिर बोले देखो, तुम यह कभी मत सोचना कि तुम यहाँ बस कर काम कर रही एक लड़की हो। यहाँ हर यह घर किसी और का है। तुम अपना ही मानना, इस घर को तुम अपना ही समझना। मेरी कोई लड़की नहीं है, मैं तुम्हें अपनी लड़की जैसा ही मानता हूँ। मैंने सोचा भला यह भी कोई कहने की बात है। यह तो मैं जानती ही हूँ कि यहाँ आकर मैं कितनी सुखी हूँ। सभी हमेशा मेरा ख्याल रखते। कभी कभी तबीयत खराब होती तब तो चिंता में पड़ जाते और मेरे कुछ काम स्वयं करने लग पड़ते। मुझे ज़बरदस्ती पड़ोस के डॉक्टर के पास भेज देते। डॉक्टर मेरी जांच करवा लिखवा देते और मैं उसकी पर्ची लाकर तातुस को दे देती। मैं जल्दी से जाकर मेरे लिए दवा ले आते। दवा सिर्फ लाते ही नहीं बल्कि जिस समय जो दवा खानी होती उसे निकाल कर भी देते और मेरे आनाकानी करने पर भी वो मुझे खिलाते, जबरन खिला देते। मेरे बच्चे बीमार पड़ते तब भी मैं फ़ौरन उनके लिए दवा ला देते। घर में काम करने वालों को इतनी अच्छी तरह रखे जाते मैंने कहीं नहीं देखा था। उनके यहाँ मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। तेल साबुन, खाना पीना, कपड़े वपड़े, किसी भी चीज़ का अभाव वे लोग मुझे नहीं होने देते। मैं सोचती कि इतने घरों में मैं काम कर चुकी हूँ लेकिन इस घर के लिए लोगों जैसा व्यवहार कहीं नहीं देखा। ऐसा लगता जैसे इस घर की मैं सब कुछ ही हूँ। पता नहीं इतना अच्छा घर, इतने अच्छे लोग फिर मुझे मिलेंगे या नहीं। इस घर में मुझे सुख ही सुख था और फिर भी कभी कभी मेरा मन उदास हो उठता। 2 माह से मुझे अपने बड़े लड़के की कोई खबर नहीं मिली थी। तातु शायद ये समझते कि एक दिन हठात उन्होंने पूछा बेबी तुम्हारा बड़ा लड़का कहाँ रहता है।
तुम कभी जाकर उसे मिलती क्यों नहीं हो? एक बार, दो बार, तीन बार वह पूछे जा रहे थे तो मैंने जवाब नहीं दे पा रही थी। कुछ देर बाद मुँह नीचा किया, मैं बोली मुझे तो पता ही नहीं है कि वह कहाँ रहता है। तातुस चौंक कर बोले कि यह क्या बेबी, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा लड़का कहाँ रहता है? मैंने कहा उसे जो लोग ले गए थे वह मेरे घर के पास ही रहते थे। मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने यह बताया तो कि वह किस जगह रहता है, लेकिन उन्हें किस उसके घर का नंबर ठीक ठाक मालूम नहीं था। उन्होंने जो जो नंबर बताए थे वह मैं गई, लेकिन एक बार नहीं कई बार, लेकिन हर बार घूम फिर कर लौट आई। बस इतना बार सुना था कि उस घर के मालिक की कहीं दवा की दुकान है। तो मैंने मैंने दो एक लोगों से पूछा भी, लेकिन किसी को ठीक से पता नहीं था। तो चिंतित होकर बोले यहाँ तो दवा की बहुत सी दुकानें हैं। उस दिन उन्होंने और कुछ नहीं कहा। अगले दिन सवेरे मुझे बुलाकर उन्होंने कहा कि वे लोग जब तुम्हारे लड़के को ले जा रहे थे तो उसे पीछे छोड़ने से पहले उनसे तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह जान लेना चाहिए था, समझ लेना चाहिए था। तुम्हें पता है ऐसे में न जाने क्या हो सकता है। उनकी बात सुनकर मैं चुप रही और कुछ ही क्षण बाद वह बिना मुझे कुछ कहे बाहर चले गए और 3 एक घंटे बाद लौटे। आते ही वह फ़ोन करने लगे। मैं किचन में खाना बना रही थी। मैंने सुना वह किसी से बातें कर रहे थे और साथ ही साथ मुझे बुला रहे थे। बेबी बेबी सुनो। मैंने सोचा वह इस तरह मुझे क्यों बुला रहे हैं। मैं जल्दी से उनके पास जाकर खड़ी हो गई। वह फ़ोन पर बात किए ही जा रहे थे। बातें करते करते वह मुझसे बोले लो बात करो। मैंने पूछा कौन है, किसके साथ बात करूँ? मैं बोले बात करो ना, देखो कौन है। मैं फ़ोन कान से लगाया, पता नहीं हेलो हेलो किए जा रहा था। मैं उसकी आवाज़ पहचान नहीं पा रही थी। कान पर से फ़ोन हटा। मैंने तातू से पूछा कौन बात कर रहा है? मैं बोली अरे तुम अपने लड़के को नहीं पहचान रही हो? मैं चौंक कर बोली अरे मेरा बाबू। मैंने फिर फ़ोन कान से लगाकर कहा बेटा बेटा मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। मैं बोला माँ माँ कौन, बेबी? मैं बोला हाँ बेटा मैं तुम्हारी माँ। बेटा तू कैसा है? मैं बोला माँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं यहाँ अच्छी तरह हूँ। उसकी बातों से मुझे लगा मेरा लड़का बड़ा हो रहा। उसे देखने की मेरी बहुत इच्छा होने लगी। तातुस भी समझ गए थे। उन्होंने पूछा लड़के से मिलने जाओगी? मैं बोली हाँ देख लेती तो अच्छा होता। मैं बोले तो बताओ कब जाओगी? कुछ दिनों बाद। मैंने कहा आप जब ले जाएंगी। कुछ दिन बाद अपने लड़के से एक दिन मिलने गई तो देखा वह बाहर पौधों में पानी दे रहा था। वह मुझे नहीं लगा कि वह वहाँ ठीक से है। मैंने सोचा इन लोगों की यह वयस क्या काम करने की है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मेरे लड़के ने जल्दी जल्दी पास आकर मुझे प्रणाम किया। अपने भाई बहन को देखकर मैं बहुत खुश हुआ उसके पास से। मैं जब चलने लगी तो मैं उदास हो गया। मैंने तब सोचा कि उसे अब उस घर में नहीं रखूँगी, जैसे भी हो उसे अपने ही पास रखूँगी। तातो शायद ये समझते इसलिए बीच बीच में मुझसे उसे फ़ोन पर हालचाल जानने के लिए कह रहे थे। मैं उससे फ़ोन करती तो मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि मैं कहाँ रहती हूँ, घर का नंबर क्या है। मैं यह सोच कर टाल जाते कि कहीं मैं बिना किसी को बताए मेरे पास आ गया तो तातुस क्या सोचेंगे। वह बातों बातों में कहते भी थे कि उसकी वैस मतलब उम्र उम्र का लड़का उन्होंने कभी कभी नहीं रखा। उनकी यह बात मुझे कभी दुखी करती और मैं सोचती कि इसका मतलब क्या है। उन्हें मेरे लड़के पर विश्वास नहीं है। वह कभी यह क्यों नहीं कहते कि अपने लड़के को कुछ दिनों के लिए ले आओ। वह मुझे और मेरे बाकी दोनों बच्चों को इतना चाहते हैं तो फिर मेरा बड़ा लड़का ही क्यों उन्हें भारी पड़ता है। मैं कुछ समझ नहीं पाती थी, लेकिन कहते भी तो कुछ नहीं। होते होते एक दिन तातुस ने स्वामी कहा तुम अपने बड़े लड़के को काली पूजा पर कुछ दिनों के लिए ले आना। सुनकर मैं बहुत खुश हुई। वह फिर बोले उसके लिए यहीं कहीं काम देखो जिससे वह रोज़ तुमसे मिलजुल सके, लेकिन बेबी जानती हो बच्चों से काम कराना गैर कानूनी है। उसे वहाँ से छुड़ा लेना चाहिए। उसके लिए ऐसी किसी जगह काम देखो जहाँ रहते रहते वह कोई और काम या कुछ लिखना पढ़ना भी सीख सके। ऐसा ही कुछ हमें करना होगा, लेकिन 3 बच्चों को लेकर क्या यहाँ रहना हो सकेगा? मुझे तो नहीं लगता। मैंने कहा आपने तो कहा था कि मैं यहाँ काम करते करते कहीं और भी 1 2 घंटे का काम पकड़ सकती हूँ, तो मैं वैसा ही क्यों ना करूँ? तातुस बोले उससे क्या होगा बेबी, एक जगह से काम करके आओगी और फिर आकर यहाँ खटना होगा। ऐसे में तुम्हारा स्वास्थ्य तक कहाँ ठीक रहेगा। इतनी भाग दौड़ करना ठीक नहीं है और फिर उसकी ज़रूरत भी क्या है। अभी तो यह सब जैसा चल रहा है वैसे चलाओ चलाओ।